पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी है। अमित शाह ने कहा बंगाल में 2026 में परिवर्तन कर दीजिए। पश्चिम बंगाल में हम घुसपैठ रोक देंगे। बांग्लादेश सीमा पर लैंड पोर्ट पेट्रापोल में नए यात्री टर्मिनल और मैत्री द्वार का भी आज उनकी तरफ से किया गया है उद्घाटन। भारतीय लैंड पोर्ट अथॉरिटी एक देखने में शुष्क टाइप का डिपार्टमेंट, वो देश के विकास के अंदर हमारे पड़ोसियों के से संबंध को बेहतर बनाने के अंदर भाषा, संस्कृति और साहित्य के बेहतर आदान प्रदान के अंदर कितना बड़ा योगदान कर सकता है, इसका उदाहरण हमारे लैंड पोर्ट अथॉरिटी का ये 10 साल में जो विकास हुआ है। ये लैंड पोर्ट अथॉरिटी मोदी जी के नेतृत्व में 4P के सूत्रों पर काम कर रही है। प्रॉस्पेरिटी, पीस, पार्टनरशिप और प्रोग्रेस। इससे इस क्षेत्र के, पूरे क्षेत्र के प्रॉस्पेरिटी के अंदर भी बड़ा बदलाव आने वाला है। मैं यहां जब देख रहा था 10,000 लोग तो आज ही आवाजाही कर सकते हैं और 10,000 लोगों की और सुविधा बनाकर रखी। तो मैंने शांतनु जी को पूछा कितने सारे लोग आते हैं, तो उन्होंने कहा साहब कम से कम 5 से 6,000 लोग बांग्लादेश से इलाज करने के लिए कल्याणी एम्स में हर रोज आते हैं और इससे हमारे क्षेत्र की रोजगारी में बड़ा बढ़ावा होता है। यहां पर शांति की स्थापना में भी ये लैंड पोर्ट अथॉरिटी का इनिशिएटिव बहुत बड़ा योगदान करेगा। जब कानूनी आवाजाही की व्यवस्था न हो तब आवाजाही अवैध रूप से होती है, और जब अवैध रूप से आवाजाही के रास्ते खुलते हैं वो बंगाल की, भारत की शांति को बहुत क्षति पहुंचाते हैं। मैं आज बंगाल की जनता को कहकर जाता हूं 26 में परिवर्तन कर दीजिए। इस घुसपैठ को हम पूर्णतया रोक कर दम लेने वाले हैं और शांति बंगाल में तभी हो सकती है जब एक घुसपैठ रुक जाए। और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। मुंबई से खबर है जहां बांद्रा स्टेशन पर भगदड़ मची। प्लेटफॉर्म नंबर 1 में मची भगदड़। स्टेशन पर भगदड़ में 10 यात्री घायल हुए हैं। बांद्रा गोरखपुर एक्सप्रेस में बैठने के लिए भगदड़ मच गई। अस्पताल से 2 घायलों को डिस्चार्ज किया गया है। बांद्रा से यूपी के गोरखपुर जाने वाली सवारी गाड़ी अंत्योदय एक्सप्रेस सुबह करीब 2:45 पर जैसे ही प्लेटफॉर्म पर लगने लगी, प्लेटफॉर्म पर मौजूद यात्री चलती ट्रेन में ही चढ़ने की कोशिश करने लगे और यहीं से भगदड़ शुरू हो गई। लोग एक दूसरे के ऊपर गिरते चले गए। यात्रियों में इसलिए भी हड़बड़ी थी क्योंकि इस ट्रेन को रीशेड्यूल कर दिया गया था और ये समय से पहले प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुँच गई। हालांकि रेलवे का दावा है कि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए स्टेशन पर आरपीएफ, जीआरपी और होमगार्ड तैनात थे, लेकिन हादसे में घायल यात्रियों को कोई कंधे पर उठाकर ले गया, किसी को चादर से उठाकर अस्पताल पहुंचाया गया। घायलों को नजदीकी सरकारी भाभा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। यार्ड से प्लेटफॉर्म पर लाया जा रहा था। उस समय प्लेटफॉर्म पर आने के और ट्रेन खड़ी होने के पहले ही कुछ यात्रियों ने चलती हुई हालत में इस ट्रेन को बोर्ड करने की कोशिश की, जिससे 2 यात्रियों को चोट आ गई। बांद्रा स्टेशन पहुंचे ज्यादातर यात्री दिवाली और छठ के मौके पर अपने घर जा रहे थे। स्टेशन पर बेइंतहा भीड़ थी। ऐसे में सवाल जरूर उठता है कि रेलवे प्रशासन ने पहले से जरूरी कदम क्यों नहीं उठाए। तो दिवाली और छठ त्योहार की वजह से बांद्रा स्टेशन पर लोगों की भारी भीड़ थी। गोरखपुर जाने वाली ट्रेन में चढ़ने से पहले ही वहां पर भगदड़ मच गई। आपको बता दें कि स्टेशन पर भगदड़ मचने से 10 लोग घायल हो गए और इसमें 2 की हालत काफी गंभीर है। दरअसल ये भगदड़ प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर हुई है। जैसे ही ट्रेन आई, लोगों का हुजूम ट्रेन की तरफ चढ़ने के लिए दौड़ पड़ा और फिर वहां पर भगदड़ मच गई। तो बांद्रा में भगदड़ के हालात कैसे बन गए, मौके पर पहुंचे टीवी 9 संवाददाता कृष्णा, ये आप रिपोर्ट देखिए।
मुंबई के बांद्रा टर्मिनस पर बांद्रा से गोरखपुर जाने वाली ट्रेन में चढ़ते वक्त आज सुबह पैसेंजर में भगदड़ मच गई, जिसमें 9 लोग बुरी तरह से घायल हो चुके। 2 जन की जो प्रकृति है वो बहुत ही क्रिटिकल बताई जा रही है, लेकिन अभी के हालात अगर देखें तो यही प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ये सुबह भगदड़ मच गई थी। सुबह 5 बजे की ये घटना है। बांद्रा से गोरखपुर जाने वाली ट्रेन में जनरल बोगियों में जब चढ़ने के लिए सभी पैसेंजर्स इकट्ठा हुए तभी ये भगदड़ मच गई थी। अभी प्लेटफॉर्म की जो ट्रैक है जहाँ पे रेलवे लगती है वहाँ के अगर दृश्य हम देखें तो कई लोगों के जूते यहाँ पे अस्त व्यस्त पड़े हुए हैं और 9 लोगों को भाभा अस्पताल में दाखिल किया जा रहा है। बीएमसी ने जो आंकड़ा दिया है उसमें 9 लोग बुरी तरह से जख्मी हुए ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन उसी दौरान रेलवे की तरफ से जो आंकड़ा दिया जा रहा है उसमें 2 लोग बुरी तरह से घायल हैं जो चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, वहीं पे वो इंजर्ड हो गए ऐसे रेलवे की तरफ से कहा जा रहा है। यही वो प्लेटफॉर्म है, उसकी चौड़ाई अगर देखें तो बहुत ही काफ़ी जगह ज़्यादा है। अगर रेलवे की तरफ से क्राउड मैनेजमेंट अच्छी तरह से होता तो ये घटना होने से बचने। और अब आपके सामने 2 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। पहली तस्वीर जो आप देखेंगे वो भगदड़ से पहले की है और दूसरी तस्वीर भगदड़ के बाद की है। इन तस्वीरों को देखने के बाद साफ तौर पर बदइंतजामी नजर आती है। पहली तस्वीर में आप देखिए किस तरह से लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। भगदड़ से पहले की ये तस्वीर है और दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं भगदड़ के बाद किस तरह के हालात हुए, किस तरह लोग घायल हो गए। और एक जगह पर आपको जो यात्री हैं उनके जूते चप्पल भी बिखरे हुए नजर आएंगे। 10 लोग घायल हुए हैं इस भगदड़ में। बांद्रा रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे से यात्री आहत भी हैं और नाराज भी। उनका आरोप है कि त्योहार के मौसम में रेलवे ने लापरवाही बरती। को मजबूरी में जाना पड़ रहा। आप बताइए ऐसे सफर करने में मजबूर है क्या? सर बहुत मजबूर है हम लोग, क्योंकि जब भी हमको हफ्ते में 4 ट्रेन मिलता है, 4 ट्रेन में यही भगदड़ होता है, तो फिर हम लोग कब जाएं? रिजर्वेशन के लिए जाते हैं तो 2 महीने 3 महीने के बाद मिलता है। कभी जब इमरजेंसी में बीमार हो गया या घर में कोई प्रॉब्लम होगी तो जाने के लिए क्या करेंगे हम लोग? फिर इसी तरह तो जाना मिलता है। कटरा के लिए जाने के लिए इतना भीड़ है कि बैग रखने को जगह नहीं है। बाथरूम कैसे जाएंगे हम लोग? बाथरूम जाने के लिए जगह नहीं है। बाथरूम में आदमी घुसे हुए हैं, कैसे जाएंगे? बाथरूम पेशाब करने के लिए जाना हो कैसे जाएंगे? डर लगता है इस तरह की सफर करने? डर तो लगता है सर, क्या करें? मजबूरी है, मजबूरी बन चुका है, मजबूरी है अपनी, क्या करें? यहाँ पर दिक्कत है। से बीमार हूँ, टिकट नहीं मिला तो जाना पड़ा है। 4 दिन का एक ट्रेन है। मैं दिल्ली जाऊंगा सर, जैसे तैसे करके यहाँ घुसा हूँ मैं। लगेज रखने का भी जगह नहीं है इसके अंदर। सर बहुत ज्यादा भीड़ है इसमें। अरे भीड़ कितनी है इसमें, देखो ना, बैठने को जगह नहीं मिल रही है, कोई लाइन नहीं, कुछ पंखा भी नहीं चल रहा, कुछ नहीं है इसमें। पब्लिक इतनी है और डिब्बा जनरल एक है तो भीड़ तो रहेगी ना, हादसे तो होंगे। और भगदड़ के बाद वहां पर बेहद भयावह तस्वीर थी। किसी को स्ट्रेचर पर ले जाया जा रहा था तो किसी को प्लेटफॉर्म पर ही लिटाया जा रहा था। आपके सामने भगदड़ की कई तस्वीरें हम दिखाएंगे जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके के हालात वहां पर बन गए थे। ये देखिए 4 तस्वीरें आपके सामने है। स्ट्रेचर पर घायल यात्रियों को ले जाया जा रहा था, प्लेटफॉर्म पर ही कुछ घायलों को लिटाया गया क्योंकि वो बेहोश भी हो गए थे। और देखिए तीसरी तस्वीर आप देख सकते हैं, कुछ पुलिसकर्मी तो कंधे पर उठा करके घायलों को ले गए अस्पताल तक। और ये चौथी तस्वीर आप देख सकते हैं कि कैसे उन्हें फौरन घायलों को अस्पताल तक पहुंचाया गया। हादसे के बाद विपक्ष ने सरकार को घेरा और रेलवे पर लापरवाही का आरोप लगाया। सबसे ज़्यादा जो यात्री है मुंबई में दर दिन प्रवास करते हैं। अब देखिए क्या हालत है। बुलेट ट्रेन की बात करते हो, मेट्रो की बात करते हो, हाई स्पीड ट्रेन की बात करते हो। हाँ, गडकरी साहब हमारे जो है गडकरी साहब नितिन गडकरी हवा में बस चलाने की बात करते हैं, लेकिन ज़मीन की हकीकत क्या है आपने देखा होगा। आज बांद्रा में क्या हो गया, आज संडे रविवार का दिन है, फिर भी यात्री जिस तरह से भीड़ में घायल हो गए हैं उसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या ये रेलवे मंत्री की जिम्मेदारी नहीं है? क्या सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आपको मुंबई से मिलता है, चाहे रेलवे हो चाहे बीएमसी हो। हमारे देश में, हमारे राज्य में जो गरीब आदमी है उसकी जान का कोई मोल इस सरकार की नज़र में नहीं है। अगर कोई गरीब आदमी, कोई मजदूर आदमी मुंबई से गोरखपुर या मुंबई से बिहार अपने गांव जाता है, छुट्टी मनाने जाता है, दिवाली की छुट्टी, छठ की पूजा की छुट्टी, तो वो ट्रेन में चढ़ नहीं पाता, भगदड़ का शिकार हो जाता है। और वहीं गुजरात की बात करें तो गुजरात के सूरत रेलवे स्टेशन से भी भीड़ की ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं जो काफी डराने वाली है। आप देखिए सूरत से ये स्पेशल रिपोर्ट।
दिवाली और छठ पर प्रवासी बड़ी संख्या में बिहार और उत्तर प्रदेश के लिए निकल रहे हैं, जिससे रेलवे स्टेशन पर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है। भीड़ देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस कदर लोग अपने घर पहुंचने की आपाधापी कर रहे हैं। काफी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है, लेकिन फिर भी भीड़ को कंट्रोल करना मुश्किल नजर आ रहा है। दरअसल त्योहारों से पहले रेलवे ने फैसला किया था कि ट्रेनों में जनरल कोच की संख्या बढ़ाई जाएगी, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। दीपावली को मात्र 4 दिन रह गए हैं और ट्रेनों में भीड़ भी बढ़ने लगी है और जनरल कोच की कमी यात्रियों को खलने लगी है। हालांकि त्योहारों को लेकर अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। आरपीएफ को भी पूरी तरह से सतर्कता करने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों से कहा गया है कि अगर कहीं कोई समस्या है तो उसका समाधान करवाया जाए। ट्रेन में यात्रियों की संख्या के अनुरूप ही जनरल कोच की संख्या बढ़ाई जाए, ताकि यात्रियों को परेशानी ना हो। तो हालात बहुत खराब नजर आ रहे हैं। वहीं राजधानी दिल्ली में भी रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ नजर आ रही है यात्रियों की। दिवाली और छठ त्योहार के लिए घर जाने वालों की लंबी कतारें। देखिए कुमार कुंदन की ये रिपोर्ट। जिन लोगों के पास भी रिजर्व टिकट है और वो जाना चाहते हैं अपने गंतव्य के लिए, तो कम से कम 1.5 घंटा पहले रेलवे स्टेशन आए। उसकी वजह बताना चाह रहा हूँ। जो आपको तस्वीर नजर आ रही होगी, यहाँ पे चारों तरफ भीड़ भड़कम नजर आ रही है। रेलवे ने अलग से शेड बनाए हैं। इन शेड में अलग अलग कैटेगराइज किया गया है लोगों को कि कौन से लोग कौन से गेट से जाएंगे। मसलन जिनके पास रिजर्व टिकट है, ये हमारे सामने वाला जो गेट है, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ रिजर्व टिकट वाले लोग जा सकते हैं। इसके ठीक 50 मीटर दूर, हमारे कैमरा पर्सन कपिल को मैं बोलूंगा एक बार पैन करें थोड़ा, आपको दिख रही होगी एंट्री फॉर प्लेटफॉर्म नंबर 2 ओनली फॉर अनरिजर्व्ड पैसेंजर। इस तरीके के बोर्ड लगे हुए हैं। तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ अनरिजर्व्ड पैसेंजर्स को जाना है। इसके अलावा एक और गेट बनाया गया है। उस गेट से भी एंट्री जो है उन लोगों के लिए है जो लोग रिजर्व्ड हैं। इसके साथ साथ अलग अलग ऑटोमेटिक टिकटिंग वेंडिंग मशीन्स लगाए गए हैं, जिसके माध्यम से आप टिकट ले सकते हैं। तो ये तमाम तरह की सुविधाएं उन यात्रियों के लिए की गई है जो पर्व त्योहार के मौके पर अपने इलाके में जाना चाहते हैं। और देखिए एक अहम खबर दिल्ली से आ रही है। दिल्ली में चाइनीज मोबाइल जैमर बरामद हुआ है। कनॉट प्लेस के पालिका बाजार से चाइनीज मोबाइल जैमर बरामद किया गया है। पुलिस ने दुकान के मालिक को गिरफ्तार कर लिया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी पुनीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। पुनीत, क्या अपडेट मिल पाई है इस खबर पर? देखिए, चाइनीज मोबाइल सिग्नल जैमरों ने शहर में भी अब बाजारों में घुसपैठ कर ली है। पुलिस ने कनॉट प्लेस के पालिका मार्केट से एक अवैध जैमर जब्त भी किया है और जो ये बेच रहा था उसका नाम रविशंकर माथुर है, जिसकी उम्र तकरीबन 58 साल है। उसके पास से एक चाइनीज मेड जैमर पाया गया है। पुलिस ने 10 एंटीना और एक इलेक्ट्रिक कनेक्टर केबल सहित कुछ और डिवाइस भी जब्त की हैं। पुलिस इस पूरे मामले में खरीदारों की भी खोज करी कि आखिर किन किन लोगों ने इन जैमर्स को खरीदा है। दरअसल जो रोहिणी के प्रशांत विहार में ब्लास्ट हुआ था उसको लेकर के और दूसरे आतंकी खतरों को लेकर के पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद, और इसी क्रम में पालिका बाजार में जब छापा मारा तो वहां से ये एक मोबाइल सिग्नल जैमर जो है वो मिला है। अब पुलिस जानकारी कर रही है कि आखिर ये चाइनीज मेड मोबाइल सिग्नल जैमर ये जो शख्स था आरोपी वो कहां से खरीद के लाया, कितने जैमर उसने बेच चुका है, किन किन लोगों को बेचा है और लोगों ने इन मोबाइल जैमर्स को आखिर क्यों खरीदा है और क्या रोहिणी ब्लास्ट से भी इस जैमर का कोई लेना देना है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो चाइनीज मेड इस तरीके की अवैध चीजें हैं वो अब इंडियन मार्केट्स में भी और खासतौर से दिल्ली के मार्केट में भी घुसपैठ कर गई हैं और आसानी से धड़ल्ले से बिक रही हैं। चिंता का विषय है और ये जैमर मिलने के बाद से कई सवाल भी उठ रहे हैं। हालांकि दुकानदार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये चाइनीज मोबाइल जैमर बताया जा रहा है, जो कि दिल्ली के पालिका बाजार से पुलिस ने बरामद किया है। और देखिए अगली बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में बड़ा खुलासा हुआ है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ था। यह मुंबई क्राइम ब्रांच को सबूत मिले हैं। लॉरेंस बिश्नोई और उसके भाई का नाम अब एफआईआर में भी शामिल होगा। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में अभी तक कुल मिलाकर 15 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं।
मुंबई क्राइम ब्रांच ने पहली बार पुष्टि की है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या में बिश्नोई गैंग का हाथ है और अब एफआईआर में लॉरेंस और उसके भाई का नाम भी शामिल किया जाएगा। क्राइम ब्रांच को इस बात के पुख्ता सबूत मिले हैं कि हत्याकांड के पीछे बिश्नोई ब्रदर्स का हाथ है। क्राइम ब्रांच की पड़ताल में खुलासा हुआ है कि आरोपी सुजीत सिंह को बाबा सिद्दीकी की हत्या से जुड़े प्लान की पूरी जानकारी नितिन ने वारदात के 3 दिन पहले ही दे दी थी। मुंबई और पंजाब पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में आरोपी सुजीत सिंह को लुधियाना से गिरफ्तार किया है। सुजीत घटना से 1 महीने पहले मुंबई से फरार हो गया था। मुंबई क्राइम ब्रांच को मिली जानकारी के मुताबिक सुजीत सिंह को बाबा सिद्दीकी की हत्या के 3 दिन पहले यानी 9 अक्टूबर को ही आरोपी नितिन गौतम सप्रे ने हत्या की पूरी जानकारी दी थी। उसने इस दौरान बाबा की हत्या करने से लेकर शूटरों के मुंबई से भागने के प्लान की जानकारी सुजीत को दे दी थी। इससे पहले बाबा सिद्दीकी हत्या मामले में गिरफ्तार आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद आरोपी हरीश को 28 अक्टूबर तक मुंबई क्राइम ब्रांच की कस्टडी में भेजा गया। अदालत ने आरोपी गुरमेल सिंह, धर्मराज कश्यप और प्रवीण लोंकर को जुडिशियल कस्टडी में भेजा है, जबकि बाकी आरोपियों को 4 नवंबर तक पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। और मन की बात कार्यक्रम में बोले प्रधानमंत्री मोदी, डिजिटल अरेस्ट से सावधान होने की जरूरत है। पीएम ने कहा फ्रॉड फोन कॉल्स पर अलर्ट रहें। डिजिटल अरेस्ट के हर उम्र के लोग शिकार हो रहे हैं। डिजिटल अरेस्ट के कॉल से डरने की कोई जरूरत नहीं है। कोई भी जांच एजेंसी फोन पर पूछताछ नहीं करती। डिजिटल सुरक्षा के 3 चरणों का ध्यान रखें। तो इस तरह के फ्रॉड जो हो रहे हैं उनसे आगाह किया है प्रधानमंत्री मोदी ने आज मन की बात में। डिजिटल अरेस्ट के शिकार होने वालों में हर वर्ग, हर उम्र के लोग हैं। लोगों ने डर की वजह से अपनी मेहनत से कमाए हुए लाखों रुपए गंवा दिए हैं। कभी भी आपको इस तरह का कोई कॉल आए तो आपको डरना नहीं है। आपको पता होना चाहिए कोई भी जांच एजेंसी फोन कॉल या वीडियो कॉल पर इस तरह पूछताछ कभी भी नहीं करती। कॉल आते ही रुको, घबराए नहीं, शांत रहे, जल्दबाजी में कोई कदम न उठाएं। कोई भी सरकारी एजेंसी फोन पर ऐसे धमकी नहीं देती, न ही वीडियो कॉल पर पूछताछ करती है। राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 डायल करें। cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें। परिवार और पुलिस को सूचित करें। महाराष्ट्र चुनाव पर अखिलेश यादव ने कहा है कि राजनीति में त्याग की कोई जगह नहीं है। अपनी मजबूत सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश यादव ने कहा, हम गठबंधन में रहने की कोशिश करेंगे, महाअघाड़ी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये मुझसे मत पूछो, हम तो इग्नोर होने वाले लोगों में से हो सकते हैं, लेकिन जो इग्नोर कर रहे हैं उनसे पूछना चाहिए आपको। तो कितनी सीटों पर सर लड़ने का फैसला? देखिए, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तय करेंगे। जहां संगठन होगा और पहले कोशिश करेंगे कि हम लोग गठबंधन में रहें। अगर वो गठबंधन में नहीं रखना चाहते हैं तो वहीं पर लड़ेंगे जहां पर हमारी पार्टी को वोट मिलेगा या संगठन है जो पहले से काम करते हैं वहीं पर लड़ेंगे, जिससे कि गठबंधन का नुकसान नहीं हो। लेकिन राजनीति में ये समझना चाहिए, त्याग की कोई जगह नहीं है। 25 सीटों राजनीति में त्याग की कोई जगह नहीं है। क्या महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन की राहें अलग हो रही हैं? समाजवादी पार्टी के संकेत क्या इस तरफ इशारा कर रहे हैं? रिपोर्ट आप देखिए। महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन के बीच सीट बंटवारे को लेकर बात बनने की जगह बिगड़ती जा रही है। कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी ने समाजवादी पार्टी के लिए वो 3 सीटें भी नहीं छोड़ी जहां समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवार घोषित किए थे। इस बीच कांग्रेस महाराष्ट्र चुनाव के लिए अब तक 87 उम्मीदवारों की सूची जारी कर चुकी है, जिसके बाद नेताओं की नाराजगी सामने आ गई है। काम किया था बांद्रा पूर्व में, वही मुझे सीट मिलने की मेरी आकांक्षा थी, लेकिन अंधेरी पूर्व में, अंधेरी पश्चिम में मैंने मांगा भी नहीं था। समाजवादी पार्टी की मुश्किलें सिर्फ कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी ने नहीं बढ़ाई, बल्कि एनसीपी अजित गुट के नेता नवाब मलिक ने समाजवादी पार्टी नेता अबू आजमी की सीट मानखुर्द शिवाजी नगर से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। इधर समाजवादी पार्टी ने भी ऐलान कर दिया है कि अगर पार्टी को मांगी गई 5 सीट नहीं मिली तो वो पूरी 25 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश जी ने मुझे पूरी अथॉरिटी दिया हुआ है कि यहाँ की जनता के लिए जो सबसे अच्छा हो, एक कदम उठाना है। आपको बता दें कि अबू आजमी ने धुले सिटी, भिवंडी पूर्व, मानखुर्द, भिवंडी पश्चिम और मालेगांव सेंट्रल सीटें मांगी थी।
और अब खबर बिहार की सियासत से जुड़ी। शहाबुद्दीन की पत्नी और बेटे आरजेडी में शामिल हो गए। शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब और बेटा ओसामा शहाब आरजेडी में शामिल हो गया है। ये देखिए, लालू यादव ने उन्हें सदस्यता दिलाई है। पटना में लालू यादव और तेजस्वी यादव दोनों आरजेडी नेता इस मौके पर मौजूद रहे। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने सदस्यता दिलाई है दोनों को। सिवान के पूर्व सांसद बाहुबली मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब ने आज आरजेडी का दामन थाम लिया है। इस मौके पर आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव सहित पार्टी वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे। पटना में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास 10 सर्कुलर रोड में ओसामा शहाब के साथ उनकी मां हिना शहाब सहित परिवार के कई सदस्य नजर आए। ओसामा शहाब के लंबे समय से राजनीति में एंट्री की कवायद चल रही थी। ओसामा के पिता और दिवंगत नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन सिवान से आरजेडी के सांसद रह चुके हैं। ओसामा की मां हिना शहाब भी आरजेडी के टिकट से सिवान लोकसभा का चुनाव लड़ चुकी हैं। 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान आरजेडी ने ओसामा की मां हिना शहाब को सिवान से लड़ने का ऑफर दिया था, लेकिन हिना ने यह ऑफर ठुकरा दिया था और निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया था। ओसामा के आरजेडी ज्वाइन करने पर लालू प्रसाद यादव ने कहा कि ओसामा के पार्टी में आने से पार्टी मजबूत होगी। लालू ने कहा कि वो पहले भी परिवार का हिस्सा थे। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने इस मौके पर क्या कहा है, सुनिए। हम लोगों की कद्दावर नेता रही हिना साहब, जो कि स्वर्गीय शहाबुद्दीन जी की धर्मपत्नी हैं और शहाबुद्दीन जी पार्टी के फाउंडर मेंबर तक रहे, लंबे अरसे तक विधायक सांसद रहे और आज पुनः हिना साहब जी और उनके पुत्र भाई ओसामा ने पार्टी सदस्यता ग्रहण किया है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने खुद अपने नेतृत्व में दोनों लोगों को सदस्यता दिलाई गई है। बड़ी खुशी की बात है और मेरा विश्वास है कि इससे सिवान के साथ साथ पूरे बिहार में जो है पार्टी को मजबूती मिलेगी और जो हम लोगों की विचारधारा है धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय, उस विचारधारा को मानते हुए हम सब लोग जो है इस विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। पॉपुलर रियलिटी शो के नाम पर लाखों की ठगी का मामला सामने आया है। करोड़पति बनाने के नाम पर ठगी हुई है। पीड़ित पर फर्जी सीबीआई ऑफिसर बनकर दबाव डाला गया। अज्ञात ठगों के खिलाफ सीबीआई ने दर्ज करवाई है एफआईआर। तस्वीर उस फर्जी महिला सीबीआई ऑफिसर की है जो रियलिटी शो के नाम पर लोगों से ठगी का काम करती थी। सीबीआई ने जो केस दर्ज किया है उसके मुताबिक ये महिला टीवी के एक मशहूर रियलिटी शो के नाम पर लोगों से लाखों रुपए ठग चुकी है। सीबीआई की एफआईआर में कहा गया है कि सोशल मीडिया पर 2 फर्जी संस्था के नाम पर ठगी को अंजाम दिया गया, जिसमें शो में जीते गए रकम को बढ़ाने का दावा किया गया और पीड़ित से 3 लाख रुपए मांगे गए। पीड़ित को बताया कि इसे 3 लाख के बदले 5 करोड़ 60 लाख रुपए मिलेंगे। इस तरह का केस कोलकाता में भी हुआ, जहां फर्जी संस्थान ने पीड़ित को जानकारी दी कि उसने 75 लाख रुपए जीते हैं, जिसे बढ़ाकर 2 करोड़ 75 लाख रुपए कर दिए गए। इस केस का खुलासा होने के बाद सीबीआई ने धोखाधड़ी, जालसाजी और आईटी एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। सीबीआई की एफआईआर में यह भी कहा गया कि एक महिला ने खुद को सीनियर सीबीआई अधिकारी बताया और पीड़ित को धोखा देने के लिए अपने प्रोफाइल में देश के मशहूर लोगों की तस्वीर भी लगाई। हालांकि इस केस में अभी तक किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई और सीबीआई ने अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। और यूपी से अहम खबर है। कानपुर में महिला की हत्या का 4 महीने बाद राज खुला है। महिला की हत्या जिम ट्रेनर ने की थी। कुछ और चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई हैं इस वारदात को लेकर। ये रिपोर्ट देखिए। बड़ी बात यह है कि महिला का शव कानपुर डीएम के कंपाउंड से बरामद किया गया है। कानपुर में एक कारोबारी की पत्नी पिछले 4 महीने से लापता थी और आरोप जिम ट्रेनर विमल सोनी पर लग रहे थे। 4 महीने की पड़ताल के बाद मामले का खुलासा हुआ। पुलिस के मुताबिक जिम ट्रेनर की शादी तय हो गई थी, जिसके बाद दोनों के बीच विवाद बढ़ गया था। जिम का मतलब जो ट्रेनिंग था वहाँ पे वो जिम कराता था और उसमें जो मृतका है वो वहाँ पे भी आती थी और इसका जैसा कहना है कि जब इसका तिलक हुआ है तो उसको लेकर के उसकी नाराज़गी थी कि तुमने तिलक कर लिया और इसको लेकर के इनमें आपस में कुछ वाद विवाद हुआ।
महिला एकता गुप्ता के पति इस हादसे से परेशान हैं। उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी 24 जून को जिम के लिए निकली थी, फिर वापस नहीं आई। हम तो खुद ही सदमे में भैया कि कहाँ यहाँ पे क्या चीज है, कैसे मिल गई, क्या यही तो हम जैसे भाई उन्हीं के साथ। ये बताइए, आपको पुलिस ने कब जानकारी दी कि ये अरेस्ट हो गए? मुझे जानकारी मिल गई थी, कल मिल गई थी। पुलिस ने आरोपी जिम ट्रेनर विमल सोनी को गिरफ्तार कर लिया और पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। लखनऊ पुलिस कस्टडी में युवक की मौत से जुड़ी बड़ी खबर है। पुलिस कस्टडी में युवक की मौत पर एफआईआर दर्ज, 3 नामजद और अन्य अज्ञात के खिलाफ एफआईआर। चिन्हट थाना प्रभारी के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज। मृतक की मां की तहरीर पर एफआईआर दर्ज हुई है। पुलिस की पिटाई से युवक की मौत का आरोप है। खबर बरेली से। बरेली के इज्जतनगर थाने के गांव में 4 साल की बच्ची की हत्या कर दी गई। बच्ची खेलते वक्त अचानक से लापता हो गई। बच्ची के लापता होने के बाद परिवार के लोग उसकी तलाश कर रहे थे। काफी तलाशी के बाद बच्ची की लाश पड़ोस में रहने वाली उसकी ताई के घर में बोरे में मिली। पुलिस ने आरोपी ताई समेत एक दूसरे आरोपी को भी हिरासत में लिया है। हत्या की वजह अभी सामने नहीं आई है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। मामला इज्जतनगर थाना क्षेत्र में शिकारपुर चौधरी गांव का है। यहां के रहने वाले राजू नाम के शख्स की 4 साल की बेटी मिस्टी शनिवार की दोपहर घर के बाहर खेल रही थी। परिवार के लोग खेत में काम करने गए थे। दोपहर 3 बजे के आसपास बच्ची अचानक लापता हो गई। काफी तलाश के बाद जब वो नहीं मिली तो मां ने परिवार के लोगों को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद इस मामले का खुलासा हुआ। बच्ची खेल रही थी यहाँ पुरानी, यहाँ से गई अपने घर पर, हुआ थी, उन्होंने बुला ली थी। 4 साल की। तो किसने बुला लिया था? उसकी ताई लगती है, हमारी जेठानी लगती है। वो घर में मिली है इसकी। राजेश। अच्छा, उसी ने मारी है। अब हमसे तो साफ कोई बंदिश तो ही नहीं उससे। और रायपुर में एक बिल्डिंग में आग लगने से 2 लोगों की मौत हो गई। एसी फटने की वजह से यह हादसा हुआ। रायपुर के देवेंद्र नगर इलाके में एक मकान में एसी फटने के कारण आग लगने से 2 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि एसी के फटने से यह हादसा हुआ। घटना में 2 लोग घायल भी हुए हैं। घटना देवेंद्र नगर इलाके के सेक्टर 1 की है। ऑटोमेशन आर्ट ऑफिस में कर्मचारी अपना अपना काम कर रहे थे। इस दौरान दफ्तर में लगा एसी फट गया। बताया जा रहा है कि ऑफिस 2nd फ्लोर पर है। जब ब्लास्ट हुआ, इस दौरान दफ्तर में लगी खिड़की टूटकर नीचे गिर गई। ब्लास्ट की आवाज सुनकर आसपास के दफ्तर में काम कर रहे कर्मचारी बाहर निकले और घटना की जानकारी तत्काल पुलिस और दमकल की टीम को दी गई। घटना में 2 कर्मचारी, जिनमें एक महिला और एक पुरुष है, दोनों गंभीर रूप से झुलस गए हैं। पुलिस टीम जब मौके पर पहुंची तो दोनों को उपचार के लिए मिकाहारा अस्पताल में भर्ती कराया गया। उपचार के दौरान दोनों की अस्पताल में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि इस घटना में कुछ और लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल दमकल की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। दिल्ली में हवा फिर से जहरीली हो गई है। वायु गुणवत्ता सूचकांक फिर से बढ़ गया है। आज सुबह प्रदूषण का स्तर खतरनाक श्रेणी में पहुंच गया। सुबह दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़कर 349 पहुंच गया है। कई इलाकों का तो AQI 400 से पार हो चुका है। वातावरण में कोहरे जैसी धुंध छाई हुई है। आनंद विहार, जहांगीरपुरी, विवेक विहार, नेहरू नगर और सोनिया विहार इलाकों में AQI 400 के पार दर्ज किया गया, जो बेहद खतरनाक श्रेणी में है। लगातार बिगड़ती हवा से लोग परेशान हो रहे हैं। बुजुर्ग और बच्चों को सांस लेने में तकलीफ और खांसी जैसी समस्याओं से गुजरना पड़ रहा है। दिवाली के बाद से हालात और बिगड़ने की आशंका है। मैं आपको इस वक्त तस्वीरें दिखा रही हूँ अक्षरधाम से कि अक्षरधाम पर क्या स्थिति है। स्मॉग की चादर जो है ना, वो आप देख रहे हैं कि किस तरह से अक्षरधाम के चारों तरफ एक पतली चादर ने किस तरह से घेरा हुआ है अक्षरधाम को। वो तस्वीरें आप यहाँ पर साफ देख सकते हैं। इसीलिए कुछ भी आपको नज़र नहीं आएगा, क्योंकि दूर दूर तक सिर्फ धुंध ही धुंध नज़र आएगी। और आज दिल्ली के AQI की बात करें अगर, तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के समीर ऐप के मुताबिक 349 है आज दिल्ली ओवरऑल। तो दिल्ली में पॉल्यूशन को लेकर हालात काफी ज्यादा गंभीर हो गए हैं। बढ़ते प्रदूषण पर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने TV9 भारतवर्ष से खास बातचीत में क्या कहा, आप ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में प्रदूषण लगातार बड़ी समस्या बनी हुई है। फिलहाल दिवाली अभी 1 हफ्ता है, लेकिन उससे पहले ही दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 के पार पहुंच गया है। ऐसे में दिल्ली सरकार के क्या इंतजाम है बताने के लिए मेरे साथ खुद दिल्ली के प्रधानमंत्री गोपाल राय जी मौजूद हैं। देखिए, अभी जो
पर्यावरण विशेषज्ञ हैं उनका ये अनुमान है कि अगला जो 15 दिन है वो काफ़ी क्रूशियल है। पराली जलने की घटनाएं कम हो रही हैं, लेकिन जो घटनाएं हो रही हैं उनका भी अब प्रभाव जो है दिखने लगा है। दूसरा, जो दिवाली पे पटाखे जो छूटते हैं वो उनका भी समय वही है, धनतेरस, भैया दूज, उसके बाद छोटी दिवाली है, बड़ी दिवाली है, छठ पूजा है। इस समय जो गाड़ियां सड़क पर आती हैं उनसे जाम की स्थिति बनती है और उसका धुआं। तो ऐसे में हमारी कोशिश यही है कि दिल्ली सरकार की तरफ से 24 घंटे इसको नज़र रखते हुए काम किया जाए। दिल्ली के लोगों से भी हमारी अपील है कि सब लोग इसमें सहयोग करें। उत्तर प्रदेश के भी कई जिले इन दिनों प्रदूषण की मार झेल रहे हैं। पश्चिमी यूपी नहीं, पूर्वांचल तक के कई जिले भी वायु प्रदूषण की चपेट में। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की है। तस्वीरों से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ हालात किस कदर खराब हैं। अब ये तस्वीरें आगरा की है, जहाँ ताजमहल तक धुंधला नजर आ रहा है। यहाँ भी हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में पहुंच चुकी है, जिसकी वजह से आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सुबह सुबह ताज को देखने में मज़ा आता है, लेकिन अब इस मौसम में देखेंगे कि बहुत धुंधला हो रहा है ताजमहल और अच्छे से देख नहीं पा रहे हैं हम सब। फॉगिंग तो है ही, लेकिन मेरे ख्याल से पॉल्यूशन की वजह से बहुत ज़्यादा जो है फॉग एक्यूमुलेट कर गया डस्ट के साथ, और वो उतना ब्यूटी नहीं दिख रहा है। वहीं योगी सरकार में वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार ने वायु प्रदूषण फैलाने वालों से सख्ती से निपटने के आदेश दे दिए हैं। साथ ही अफसरों को दिवाली पर पटाखों पर पाबंदी लगाने के निर्देश दिए गए हैं। पराली जलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा गया है। वहीं पश्चिमी यूपी में गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ, शामली, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, बागपत, सहारनपुर जिलों में भी प्रदूषण का स्तर खराब हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन्फेंट्री दिवस के मौके पर भारतीय सैनिकों के साहस और हिम्मत को सलाम किया। देखिए रिपोर्ट। पीएम मोदी ने भारतीय सेना की सबसे बड़ी लड़ाकू शाखा इन्फेंट्री को ताकत, वीरता और कर्तव्य का प्रतीक बताते हुए इसे हर भारतीय के लिए प्रेरणा बताया। दरअसल हर साल 27 अक्टूबर को इन्फेंट्री दिवस मनाया जाता है। इस बार 78वां इन्फेंट्री दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करते हुए लिखा, इन्फेंट्री दिवस पर हम सभी सैनिकों और पूर्व सैनिकों के अदम्य साहस और हिम्मत को सलाम करते हैं, जो हमारी सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। वे हर चुनौती के सामने डटकर खड़े होते हैं ताकि हमारे देश की सुरक्षा बनी रहे। इन्फेंट्री हमारे लिए ताकत, वीरता और कर्तव्य का प्रतीक है, जो हर भारतीय को प्रेरित करता है। गौरतलब है कि भारतीय सेना के पैदल जवानों को इन्फेंट्री कहा जाता है। इसके योगदान को मान्यता देने के लिए इन्फेंट्री दिवस मनाया जाता है। साल 1947 में 27 अक्टूबर के ही दिन भारत के पैदल सैनिकों का पहला सैन्य दस्ता श्रीनगर के हवाई अड्डे पर उतरा था। इस इन्फेंट्री आक्रमणकारियों द्वारा जम्मू और कश्मीर राज्य की रक्षा में अहम भूमिका निभाई थी। चीन के साथ एलएसी पर हुए समझौते को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि रिश्तों को बेहतर बनाने में अभी वक्त लगेगा, क्योंकि पिछले 4 साल से बॉर्डर पर हालात ठीक नहीं। I think people need to be patient. You will see it play out in the coming days. Now, this was important because it was then an affirmation that okay, if we can actually do the disengagement, then it's possible for the leadership level to meet, which is what happened in Kazan during the BRICS. Where do we go? I think it's still a little bit early. We have to wait for things to obviously settle themselves. Because after 4 years of a very disturbed border, where peace and tranquility has really been shattered, it will take naturally time to sort of rebuild a degree of trust and a sort of a willingness to work with each other. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव 2 दिन के चित्रकूट दौरे पर हैं। आज सीएम ने चित्रकूट में भगवान कामदनाथ के दर्शन किए और परिक्रमा की।
भगवान राम की तपोभूमि चित्रकूट में मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने पूरी विधि विधान से भगवान कामदनाथ में पूजा अर्चना की। इस दौरान उनकी पत्नी भी साथ थी। सीएम के दौरे को देखते हुए सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था की गई। मोहन यादव ने चित्रकूट दौरे पर कई कार्यक्रमों में हिस्सा भी लिया। साथ ही इस दौरान सीएम ने कहा कि अयोध्या की तरह तीर्थ स्थल चित्रकूट का भी विकास किया जाएगा। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सरकार मिलकर चित्रकूट के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। क्योंकि दीपावली अब 2 दिन बाद है, मैं अपने मध्य प्रदेश में चित्रकूट धाम पर आज सपरिवार दर्शन करने आया हूं और मुझे इस बात का आनंद है कि भगवान श्री राम ने कठिन काल में, वनवास काल में सर्वाधिक समय अगर कहीं गुजारा है तो मध्य प्रदेश की धरती पर कामतानाथ भगवान के प्रांगण में, इसी चित्रकूट धाम में उन्होंने अपना सर्वाधिक समय गुजारा है। भारत में लोगों की आय का अंतर तेजी से कम हो रहा है। एसबीआई की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इसमें करीब 74% की कमी आई है। भारत में आय की बड़ी खाई को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेरता रहा है, लेकिन एसबीआई की आर्थिक शाखा के एक ताजा अध्ययन में बताया गया है कि सभी आय वर्ग के लोग तेजी से तरक्की कर रहे हैं। एसबीआई की इस रिपोर्ट में 2013-14 से 2022-23 के बीच का विश्लेषण किया गया है। सालाना 5 लाख कमाई वालों पर यह अध्ययन किया गया है। इस दौरान आय विषमता में 74.2% की गिरावट बताई गई है। 3.5 लाख तक आय वाले वर्ग में अंतर तेजी से घटा है। 2014 में 31.8% का अंतर घटकर 2021 में 12.8% हो गया। 5.5 लाख तक इनकम वालों की आय 10 साल में लगातार बढ़ी है। एसबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक 2021 के बाद से पहली बार निजी इनकम टैक्स कलेक्शन कॉर्पोरेट इनकम टैक्स से ज्यादा हो रहा है। कॉर्पोरेट टैक्स में 3%, जबकि पर्सनल इनकम टैक्स में 6% की बढ़ोतरी हुई है। नए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों में यूपी से संख्या सबसे ज्यादा बढ़ी है।